हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, 3 लेक्चर अपने अब तक हो चुके हैं। हम दूसरा पेपर पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समीकरण विश्लेषण, और उसकी पहली यूनिट पढ़ रहे हैं। पहली यूनिट के लिए जो पहली यूनिट है थी, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 है वो पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन। ओके, तो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि आपने अब तक खाना कितना पढ़ लिया है। थोड़ा सा बेसिक था स्टार्टिंग में, जो अपने पहला लेक्चर था उसमें कुछ फॉर्मूले थे, कुछ ऐसे समीकरण थे, उनको आपको ध्यान में रखना है, काम में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर अपन ने जो आपका समीकरण का फलन है उसको पढ़ा कि W = F(z) U + I भी इस तरीके से कुछ होना चाहिए। ठीक है ना बात, तो वो हो गया। फिर एकमानी बहुमानी फलन, समीकरण की सीमा, सातत्य, अवकलनीयता। अवकलनीयता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बता चुके हैं, और उस पर आधारित अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया था और एक थ्योरम अपनी चल रही थी। कोई भी अवकलनीय फलन है वो सतत तो होगा, लेकिन वो सीधे यानी सतत है तो ये आवश्यक नहीं कि वो अवकलनीय भी हो, प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय। तो एक पार्ट अपन ने उसमें कर लिया था, आवश्यक प्रतिबंध। आप जानते हो अच्छे से, मैं बता चुका हूँ आपको आवश्यक प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध क्या होते हैं। एक पार्ट रह गया था पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, अब अपने को क्या प्रूव करना है उसमें, यदि कोई फलन क्या है ना सतत है, तो फलन है z है ना सतत है। कहाँ पे कोई बिंदु है z = z0 उसमें, तो वो फलन है वो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, यानी वो हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ये अपने को प्रूव करना है। थ्योरम की लैंग्वेज है वो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, आइए हम उसके आगे शुरू करते हैं। आवश्यक प्रतिबंध अपना पूरा हो चुका है, पर्याप्त प्रतिबंध। ये अपने को इसको प्रूव करना है। लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। यदि फलन है z है तो बिंदु z पर धन सतत है, तो ये आवश्यक है कि फलन है z क्या है, अवकलनीय हो। इसे निम्न उदाहरण द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इससे पहले वाली क्लास में आपको मैंने बताया था कि इस थ्योरम के अंतर्गत दो अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। एक तो एक थ्योरम हो जाएगी, एक जो अभी एग्जाम्पल लिखेंगे वो एग्जाम्पल अलग से भी आया हुआ है। ठीक है, तो एक ही थ्योरम के अंतर्गत अपने 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यदि एग्जाम्पल अलग से नहीं आता है तो आपको स्वयं को उसका स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान सा है। देखिए क्या है। ये वो एग्जाम्पल है जो अलग से भी आया हुआ है और आपको करना भी पड़ सकता है अलग थ्योरम में आएगा। यदि फलन f(z) = z के मापांक का होल स्क्वायर, ये फलन f(z) का मान दिया गया है, क्या है, सर्वत्र सतत है, तब यह केवल मूल बिंदु पर अवलंबन है।
मूल बिंदु पर अवकलन है, इसका मतलब ये तो केवल एक कंडीशन के लिए होना क्या चाहिए, ये सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है, ये अलग से भी आ सकता है और इसके साथ भी आ सकता है। इसके साथ एक और तो यहाँ पे क्या प्रूव करना था, इस बिंदु पर मान लो ना सतत है और सर्वथा सतत है। ठीक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं अवकलनीय अवकलनीय तो हो रहा है, लेकिन केवल एक बिंदु पर हो रहा है, मूल बिंदु पर होना क्या चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक ही है। इस स्टेटमेंट का ये क्या है कि एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ओके, तो देखिए अब अपने को ये लिखना है कि ये जो फलन है ये इसका मान है, इस सतत तो है लेकिन ये केवल क्या है, मूल बिंदु पर अवकलनीय है, इसके अलावा कहीं भी अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। इसके लिए अपने को अवकलनीयता की कंडीशन पता होनी चाहिए। कोई फलन है वो अवकलनीय कैसे होगा, तो जहाँ पे मैंने अवकलनीयता की आपको परिभाषा लिखवाई है उसमें आप अच्छे से देखिए, सारी कंडीशन ठीक से समझाई गई है, लिखाई गई है। जेड के मान का स्क्वायर, और ये आपको शुरू में बताया था। तो जो आपका ये होता है जेड, इसका मान होता है एक्स प्लस आइटा और इसका मान का स्क्वायर। ठीक है, यदि आप इसके स्क्वायर को छोड़ दें तो इसका मान क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है और मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, सर्वथा सतत है। ठीक है, ये फिक्स मान आएगा हमेशा, उसमें कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, ये सतत है। और ये सतत है, मतलब ये मान किसका है, एफ जेड का। तो एफ जेड में क्या आएगा, सर्वथा सतत। ये तो सतत की कंडीशन हो गई। ठीक, लेकिन देखिए यहाँ पे एफ जेड का मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यदि आप इसे लिमिट से अप्लाई करते हो तो यहाँ पे मान है एक्स और वाई के रूप, क्योंकि जेड का मान है नहीं, और वैसे भी जेड का मान है वो एक्स प्लस आएगा, वाई होता है उसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। तो यदि अगर जेड के मान में परिवर्तन होगा तो उसके मान में क्या हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये क्या रहेगा, सर्वथा सतत रहेगा। तो ये तो कंडीशन होती है किसके ना, सतत की। अब देखते हैं किसकी, अवकलनीयता की। तो अवकलनीयता की परिभाषा यूज करते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे अवकलनीय है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था अपना, पर्याप्त कंडीशन का आपको समझ में आना चाहिए, और ये प्रूफ होगा कैसे, इस एग्जाम्पल की सहायता से। ठीक है, आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अवकलन परिभाषा का यूज करेंगे। अवकलन परिभाषा से एफ डे जेड का मान आप जानते हो जैसे क्या होगा, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये परिभाषा थी अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे केवल आपको एफ जेड का मान अप्लाई करना है और एफ जेड प्लस डेल जेड, तो मान ऐसे कैसे, और इसमें रिप्लेस हो जाएगा जेड किससे,
जेड प्लस डेल जेड से, और हल करते हैं किसको, एफ डैश जेड को, देख लेते हैं अवकलन ये है या नहीं है। अवकलन का एक कंडीशन जहाँ पे परिभाषा लिख पाई उसे मैंने अच्छे से बताई है कि कौन कौन सी कंडीशन है, ठीक है। उन पर चर्चा कर लेते हैं कि उनका अनुसरण होता है या नहीं होता है। लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, इसका मान कितना हो जाएगा बोलिए इसके अकॉर्डिंग, जेड प्लस ये डेल जेड के मापांक का स्क्वायर, एफ जेड ऐसे कैसे, एफ जेड का मान ये जेड के मापांक का होल स्क्वायर और डेल जेड ऐसे कैसे, ठीक है। अब इनका मान अप्लाई करना है और इनका मान मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। क्या इस तरह से लिख सकते हैं, अगर जेड के मापांक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। पहली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं, विस्तार पूर्वक बता चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसका मान कितना हो जाएगा, इसी प्रकार इसका मान कितना हो जाएगा, ये देखिए जेड प्लस डेल जेड के मापांक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस डेल जेड और जेड प्लस डेल जेड का बार, ठीक है। बात हो जाएगा आसानी से, ये दोनों सेम है। देखिए अगर जेड के मापांक का होल स्क्वायर इंटू ये जेड इंटू जेड बार, यहाँ पे जेड है और यहाँ पे क्या है जेड प्लस डेल जेड, अवयवों को रिप्लेस तो कर ही सकते हो मैथ के स्टूडेंट हो, कितना तो हो जाएगा। अब क्या करना है अपने को, इन दोनों की जगह ये मान अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए आगे केवल मान अप्लाई किया है, ये मान आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए अब देखिए ये आपके दो पद हैं, इनका योगफल है और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इनके दोनों के अलग अलग बार अप्लाई करके योगफल के रूप में इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली क्लास में आपको बताया था, सिंपल मान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जेड बार प्लस डेल जेड, एक ही चीज है, ये ऐसे का ऐसे, और बाकी सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन का अपन ने यूज किया, ठीक है। तो हर चीज़ का कारण आपके सामने देखिए, आपने पढ़ा भी है, मैंने बताया भी आपको अच्छे से, यहाँ पे लिख भी दिया है, इसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। यहाँ तक लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। हम हल कर रहे हैं एफ बेस में जेड का मान प्राप्त कर रहे हैं। देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करें
कितना हो जाएगा देखो, ये जेड इंटू जेड बार प्लस ये जेड इंटू डेल जेड बार, ठीक से कराओगे, और ये जेड बार इंटू डेल जेड, और ये प्लस डेल जेड बार माइनस जेड बार, अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो केवल इनका विस्तार किया, मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं। ओके, ये जेड बार से जेड बार कैंसिल। ओके, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0। देखिए अगर बात करें, यहाँ पे 3 पद है हमारे पास, ठीक है, और इन तीनों पदों में अलग अलग भाग देते हैं डेल जेड का। देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें बाहर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज है, केवल कैलकुलेशन चल रही है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, सही है क्या? देखिए इसमें भाग देंगे कैंसिल, ये बचेगा जेड बार, इसमें भाग देंगे ये कैंसिल, क्या बचेगा डेल जेड बार, और इसमें भाग देंगे डेल जेड बार को डेल जेड। ध्यानपूर्वक करनी है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, तो यहाँ तक ही अपना हो जाना चाहिए। अब देखो कंडीशन है, क्या ये सही है? अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या है, डेल जेड टेंड्स टू 0, यानी डेल जेड है वो 0 की ओर अग्रसर है, मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। तो देखिए क्या ये बात सही है कि डेल जेड का मान भी क्या होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा? सही है, क्यों है? देखिए डेल जेड का मान डेल एक्स प्लस आई का डेल वाई, और डेल जेड बाहर होता है उसका मान माइनस आ जाएगा, तो है डेल एक्स माइनस आई का डेल वाई। तो जब ये आपका 0 की ओर अग्रसर है, तो इसका मतलब डेल एक्स भी 0 की ओर अग्रसर है, तो डेल वाई भी 0 की ओर अग्रसर है। आपको मैंने बताया था, आप इसको ऐसे लिख लीजिए भाई, आप इसका मान लेते हो 0, इसको लिख लो 0 प्लस आई का डॉट 0, इसकी दोनों तुलना करवा दो, एक ही बात है, किसी भी रूप में समझ लीजिए। यदि डेल एक्स भी 0 की ओर अग्रसर है, डेल वाई भी 0 की ओर अग्रसर है, ठीक है नहीं? ठीक है, तो जब डेल एक्स और डेल वाई हमें 0 की ओर अग्रसर है, तो बीच में जो प्लस है या माइनस है उसका कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यहाँ पे देखो ना 0 प्लस 0, ये 0 माइनस 0, बात समझ में नहीं है? क्लियर है? तो डेल जेड है वो 0 की ओर अग्रसर है, डेल जेड बार भी क्या रहेगा, 0 की ओर अग्रसर रहेगा, कारण आपके सामने। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, इसका यूज करना है, इसका यूज कहाँ करना है? ये देखिए डेल जेड बार का एक पद है स्वतंत्र रूप से है, तो ये किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर। यहाँ पे केवल 2 ही पद बचेंगे, लेकिन इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। यानी क्यों नहीं करेंगे? साथ में डेल जेड में जिसकी लिमिट 0 है, ये हो जाएगा 0/0, तो इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। लिमिट अप्लाई करने का भी एक अपना तरीका होता है, मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। पद है वो स्वतंत्र रूप से हल किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्र रूप से है, ये इसका कारण, ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। हालांकि लिमिट है वो डेल जेड की है, लेकिन डेल जेड की जब आपका डेल जेड है वो 0 की ओर अग्रसर है, तो डेल जेड बार भी किसी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से केवल 2 पद बचेंगे, इसका कारण ये है। इसको दे दीजिएगा समीकरण, एफ डे सदा जेड का मान क्या आ गया, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 जेड बार प्लस जेड डेल जेड बार बाई डेल जेड, समीकरण 1। अब इससे अपन पता लगाएंगे कि ये अवकलनीय है या नहीं। तो देखिए इसके लिए अपने को क्या करना है, सिंपल 2 कंडीशन लेनी है। कौन कौन सी? देखिए
इज फेस्ट। अपने को पता है कि डेल जेड है वो मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, ठीक है। तो डेल जेड यानी डेल एक्स प्लस आयता डेल वाई, ठीक है इतना, यानी डेल एक्स और डेल वाई, ओके। तो डेल एक्स और डेल वाई ये आपके, इसका मतलब डेल एक्स भी जीरो है और डेल वाई भी जीरो है। आप ये समझिए कि एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो है, ठीक है। तो एक्स से जो आपका होगा जीरो कहाँ पे होगा, वो होगा वाई एक्स पे, यानी काल्पनिक एक्स पे, वो पता है जैसे, ठीक है। इसी प्रकार एक्स एक्स पे वाई का मान जीरो हो, ठीक है, या तो वास्तविक एक्स पे वाई का मान जीरो हो जाएगा इतना, ठीक है, जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए अपने को करना क्या है, जब वास्तविक अक्ष के अनुदेश, जब वास्तविक अक्ष के अनुदेश डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर है, ठीक है। वास्तविक अक्ष यानी अक्ष अक्ष के अनुदेश, अक्ष अक्ष के अनुदेश यानी डेल वाई का मान जीरो, और जो कि पॉसिबल है, तो डेल जेड टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स भी जीरो, डेल वाई भी जीरो। तो अपने को दो कंडीशन लेनी है, एक वास्तविक अक्ष के अनुदेश, एक वो काल्पनिक अक्ष के अनुदेश। शून्य की ओर आ रहा है लेकिन अलग अलग मार्गों से आ रहा है, अलग अलग पथों से आ रहा है। एक बार वास्तविक अक्ष से आ रहा है, एक बार काल्पनिक अक्ष से आ रहा है। याद आ रहा है कुछ मैंने बताया था, ठीक है। जो आपका कण है या और भी कुछ मानो कोई पॉइंट है, वो शून्य की ओर अग्रसर है, मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, विभिन्न मार्गों के माध्यम से, विभिन्न पथों के माध्यम से। यदि उसकी लिमिट का मान यानी मान आएगा जो भी, वो समान आता है, वो समान आता है तो फलन अवकलनीय है, नहीं तो अवकलनीय नहीं। याद आया नहीं है कुछ, मैंने आपको अच्छे से बताया था। इसीलिए यहाँ पे दो अलग अलग पथ ले रहे हैं, एक अक्ष अक्ष के अनुदिश, एक वाई अक्ष के अनुदिश। वास्तविक अक्ष, काल्पनिक अक्ष। अब ये पता होना चाहिए अक्ष अक्ष में किसका मान जीरो होता है, वाई अक्ष में किसका मान जीरो होता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, ओके। तो आपको पता चल गया होगा कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। तो देखो वास्तविक अक्ष यानी अक्ष अक्ष, ठीक है। डेल जेड का मान लिखते हैं सबसे पहले, डेल जेड का मान है डेल एक्स प्लस आयता डेल वाई, ठीक है। तो वास्तविक अक्ष पर, इस पर वास्तविक अक्ष पर, वास्तविक अक्ष यानी अक्ष अक्ष, अक्ष अक्ष पे वाई, और यहाँ पे वाई यानी डेल वाई इक्वल टू जीरो। वास्तविक अक्ष पर डेल वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डेल जेड का मान है और कितना बचेगा, डेल एक्स बचेगा। वो आपका डेल जेड है उसका मान कितना बचेगा, केवल डेल एक्स बचेगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये दो कंडीशन है, उनको आप ध्यान से समझिए। यहाँ तक लिखिए इसको। और डेल जेड बार का मान क्या होता है, डेल एक्स माइनस आयता डेल वाई। इसमें भी डेल वाई का मान जीरो। हम बात कर रहे हैं वास्तविक अक्ष पर, क्योंकि अपने को दो मान चाहिए, देखो डेल जेड मान भी चाहिए और डेल जेड भी चाहिए। फिर इसका मान है इसमें अप्लाई कर देंगे, देख लेते हैं एफ डेल जेड का मान क्या आता है। फिर देखेंगे इस पर काल्पनिक अक्ष पर, वाई अक्ष पर, समझ में आ रहा है आपके। और डेल जेड बार का मान भी डेल एक्स, ठीक है। हमको किसका मान चाहिए, हमको मान चाहिए डेल जेड बार बाई डेल जेड। कहाँ पर, वास्तविक अक्ष पर। तो दोनों में डेल वाई का मान जीरो, तो इसका भी मान डेल एक्स, इसका भी मान डेल एक्स।
मान कितना आया 1। समीकरण 1 से एफ बेस जेड का मान कितना हो जाएगा, देखकर लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0। ये ऐसे कैसे होता है, ये जेड बार, ये जेड, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। कहाँ पर, वास्तविक अक्ष के अनुदेश। अब इसमें डेल जेड है क्या, कहीं नहीं है, तो इस लिमिट का कोई औचित्य नहीं। मान कितना आया जेड बार प्लस जेड, एक से मल्टीप्लाई करेंगे जेड ही रहेगा, डेल जेड है नहीं, लिमिट कहाँ अप्लाई करोगे। समीकरण 2, एफ बेस जेड का मान क्या है, जेड बार प्लस जेड, जेड बार प्लस जेड। ये समीकरण 1 की सहायता से है। एक कंडीशन ली है अपन ने कि डेल जेड है वो मूल बिंदु की ओर शून्य की ओर अग्रसर है, किसके अनुदिश, कौन से पथ पर, अक्ष, वास्तविक अक्ष के अनुदिश। अब दूसरी कंडीशन ले लेंगे, काल्पनिक अक्ष के अनुदिश। आपको पता होना चाहिए किसका मान 0 होगा, इसका मान याद कर लेंगे, अप्लाई करते हैं समीकरण 1 में, और फिर देख लेंगे कि मान सेम आता है या नहीं। अगर सेम आता है तो फलन अवकलनीय है, सेम नहीं आता तो अवकलनीय नहीं। क्लियर है, ओके, आगे देखते हैं। दूसरी कंडीशन, जी आपका डेल जेड है वो शून्य की ओर अग्रसर होगा, लेकिन आपकी बात काल्पनिक अक्ष के अनुदिश। काल्पनिक अक्ष यानी वाई अक्ष, वाई अक्ष पर डेल अक्ष का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काल्पनिक अक्ष पर आप जानते हो डेल अक्ष का मान 0, ठीक है। और डेल जेड का मान कितना हो जाएगा, मान कितना था, डेल एक्स प्लस आएगा डेल वाई, डेल एक्स का मान 0 आएगा डेल वाई, ठीक है। डेल जेड बार का मान डेल एक्स माइनस आएगा डेल वाई, तो डेल एक्स तो 0 हो जाएगा और माइनस आएगा डेल वाई, माइनस आएगा डेल वाई। हमें मान किसका कहते हैं, डेल जेड बार बाई डेल जेड का। डेल जेड बार का मान माइनस आएगा डेल वाई, डेल जेड का मान आएगा डेल वाई से, आएगा डेल वाई कैसे, मान कितना आया -1। डेल जेड बार बाई डेल जेड, यहाँ पे आया था 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे आपने मान रखा था 1, तो मान कितना आएगा जेड बार प्लस जेड, अब की बार कितना रख देंगे, यहाँ पे माइनस रख देंगे 1, अब की बार भी लिमिट का तो कोई प्रभाव नहीं है, एक प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एक मान जेड बार प्लस जेड, एक मान जेड बार माइनस जेड, क्या दोनों समान है, नहीं। तो इसका मतलब ये दो मार्गों से आ रहा था, लेकिन जो आपकी दोनों की लिमिट है या एफ या जेड का मान है वो समान नहीं है, तो फलन है वो अवकलनीय नहीं, ठीक है। अपने को यही प्रूव करना था कि फलन है वो क्या है, यदि है ना सर्वथा सतत है तो वो ये आवश्यक नहीं कि अवकलनीय हो, अपने दिखा दिए कि अवकलनीय नहीं है। आवश्यक नहीं का मतलब अवकलनीय हो भी सकता है, अवकलनीय नहीं हो सकता। अभी कौन सी कंडीशन पे अवकलनीय हो सकता है उसके लिए देखते हैं, चर्चा करते हैं। और उसके लिए अपन ने एग्जाम्पल में लिखा है कि ये केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है, तो इसका मतलब मूल बिंदु को छोड़ के कहीं भी अवकलनीय नहीं है। अर्थात इससे प्रूफ क्या होता है, प्रूफ ये होता है कि ये आवश्यक नहीं कि कोई फलन है वो यदि सतत है तो वो अवकलनीय भी हो भी सकता है। यहाँ पे जैसे मूल बिंदु पे हुआ, और वो नहीं भी हो सकता, जैसे ये आपका जेड बार प्लस जेड, इसके लिए क्या आ जाएगा
जेड बार माइनस जेड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, और साथ में ये एग्जाम्पल भी इंक्लूड है। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे ये, और दोनों ही एग्जाम में आए हुए हैं बार बार। ठीक है, 2-3 बार अच्छे से समझोगे, लिखोगे, तब जाके कहीं समझ में आएगा। बार बार इस चीज़ को सुनिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। सारे अवकलनीयता की परिभाषा, कंडीशन, वो यदि याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अभी हम इसको आगे कंप्लीट करते हैं। आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। देखिए समीकरण 1 से ये मान रखोगे उसमें, तो अपने को कितना प्राप्त होगा? लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0। अब की बार जो मैंने रखा था 1, उसकी जगह क्या जाएगा? -1। तो मान प्राप्त क्या होगा? जेड बार माइनस जेड। लिमिट तो इस पे भी नहीं अप्लाई होती है, इस पे भी नहीं है डेल जेड, लेकिन प्लस माइनस का फर्क पड़ गया दोनों में। जेड का मान जेड बार माइनस जेड। 2 और 3 से आप बोल सकते हो कि फलन एफ जेड है वो अवकलनीय नहीं है, क्योंकि वास्तविक अक्ष के अनुदिश और काल्पनिक अक्ष के अनुदिश जब वो होकर के मूल बिंदु की ओर आता है, तब उसके जो आपका फलन का अवकलनीय मान है, यानी एफ जेड का मान है, वो अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखो। समीकरण 2 में 3 से क्या बोलोगे? एफ जेड का मान अद्वितीय नहीं है। आप समझ गए होंगे, दोनों के मान अलग अलग आ रहे हैं, अद्वितीय नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशन दी गई, जब एग्जाम्पल लिखा मूल बिंदु वाली कंडीशन। मूल बिंदु यानी जो आपका जेड है उसका मान क्या हो? 0। देखो मूल बिंदु क्या होता है? 0 0, यानी एक्स और वाई का मान 0, और एक्स वाई का मान 0, तो ना जेड का मान भी 0 होता नहीं होता। देखो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मूल बिंदु यानी 0 0, एक्स का मान 0, वाई का मान 0, तो जेड का मान भी 0। तो जेड नॉट इक्वल टू 0 यानी जब मूल बिंदु नहीं है तब तो वो अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मूल बिंदु पे और देख लेते हैं कि वो अवकलनीय है या नहीं। ठीक है, एक तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई कि जेड नॉट इक्वल टू 0 यानी मूल बिंदु के अतिरिक्त कोई भी बिंदु उस पर फलन एफ जेड है वो अवकलनीय नहीं है। कौन सा फलन? एफ जेड इज इक्वल टू जेड के मापांक का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मूल बिंदु को देख लेते हैं। मूल बिंदु देखिए, आपको कंडीशन पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जेड है वो क्या होगा? 0। क्यों होगा आपको मैंने अभी भी बता दिया। ठीक है, समीकरण 2 और 3 से देखो। समीकरण 2 क्या था देख लीजिए आप। इससे पहले वाला समीकरण ये था, एफ जेड का मान जेड बार प्लस जेड, और उसमें जेड की जगह क्या रखते हो?
0, तो कितना हो जाएगा? एफ डी जेड का मान ये आपका जेड बार प्लस 0, मान कितना बच जाएगा? एफ डी जेड का मान कितना बचा? ये जेड बार बच गया। कहाँ पर बचा? मूल बिंदु। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं समीकरण 3 से। ठीक है, दोनों कंडीशन को देख लेते हैं, वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष, कि भाई मूल बिंदु पर एफ डैश जेड के मान है वो किस प्रकार प्राप्त होते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया क्वेश्चन, बाकी देखिए आपको समझना होगा क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2-3 स्टेप का और है, आप यहाँ तक इसको लिखिए, फिर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे समीकरण 2 का यूज किया था उसी प्रकार समीकरण 3 का यूज करेंगे। एफ डैश जेड का मान ये आपका जेड बार माइनस जेड, इसमें अप्लाई करते हो जेड इज इक्वल टू 0, जेड बार माइनस 0, मान कितना बन जाएगा? एफ डैश जेड इज इक्वल टू जेड बार। सही है नहीं है? देख लीजिए, इसका मान देना जेड बार, इसका मान भी जेड बार। वास्तविक अक्ष काल्पनिक अक्ष दोनों पे जो मान आए थे उसमें मूल बिंदु की कंडीशन अप्लाई की, तो एफ डैश जेड का मान समान है। इसका मतलब फलन है वो मूल बिंदु पे क्या है? अवकलनीय है। लेकिन मूल बिंदु के अतिरिक्त आप इसमें कोई भी मान अप्लाई करते हो, इसमें और इसमें, 1 रखते हो +1 -1, 2 रखते हो +2 -2, समझ रहे हो ना? -2 रखते हो कि -2 +2 हर बार चेंज होगा, यानी केवल कहाँ पर? मूल बिंदु। तो अगर आप इसमें रखते हो ना 0 0, तो हमेशा मान वो जेड बार ही मिलेगा। समझ में आ गई होगी थोड़ा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि फलन है वो मूल बिंदु पर तो अवकलनीय है, लेकिन मूल बिंदु के अतिरिक्त वो अवकलनीय नहीं है। और इसी से अपनी थ्योरम में प्रूफ होती है कि एक आपका फलन था अवकलनीय, वो क्या होता है? सतत होता है। लेकिन अब जब वही फलन यदि सतत हो तो ये आवश्यक नहीं है कि वो फलन अवकलनीय हो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपने प्रूव किया कि फलन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड के मापांक का स्क्वायर, वो सतत तो है लेकिन वो केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है और कहीं भी अवकलनीय नहीं। ठीक है, तो इससे तो आपका निष्कर्ष निकला वो क्या निकला कि फलन अवकलनीय है, सतत हो सकता है। ठीक है, होगा वो। ठीक है, लेकिन यदि फलन वो सतत है तो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। वो हो भी सकता है किसी कंडीशन जैसे इसमें मूल बिंदु के लिए है, और वो नहीं भी हो सकता। ये आपको समझ में आना चाहिए, याद रखना होगा। ठीक है, ओके। तो इस स्टेटमेंट में ये आपकी एक अच्छी सी थ्योरम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरम पूरा कर देते हैं इसे। क्या है? मूल बिंदु पर अवकलनीय है। समीकरण 4 व 5 से क्योंकि दोनों मान क्या है? समान है, बराबर है। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो ये तो आपके एग्जाम्पल के लिए हो गया स्टेटमेंट कि फलन है जेड का
मान है जो z का मापांक का स्क्वायर ये सतत तो है, लेकिन ये केवल मूल बिंदु पर अवकलन है, ठीक है, और कहीं भी अवकलन ये नहीं है। ये तो एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा, आता है कि थ्योरम के लिए लिखते हैं। यदि फलन f z है वो किसी बिंदु पर सतत है, तब ये आवश्यक नहीं है कि वह फलन उस बिंदु पर अवकलनीय भी हो। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन भी है और इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है। थ्योरेटिकल पार्ट आपको थोड़ा सा परेशान करेगा कि समझना क्या अपने को दिक्कत हुआ है, क्या लेके चलना है, क्या प्रूफ करना है, ठीक है, आवश्यक प्रतिबंध में क्या है, पर्याप्त प्रतिबंध में क्या है, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो अपनी क्लास हुई है लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4, ये एक इम्पोर्टेंट क्लास है एग्जाम के लिए। कम से कम आप इसको 2-3 बार अच्छे से सुनोगे, देखोगे, लिखोगे, है ना, तब जाके समझ में आएगा। ओके, तो कोशिश करना, है ना, जितनी हो सके, ठीक है, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अवकलनीयता वाली कंडीशन, उसको अच्छे से समझ लेना, उसकी परिभाषा, अवकलनीय होगा कब, मार्ग क्या कंडीशन है, पथों वाली कंडीशन, उसको अच्छे से समझ के इसको कर लेना, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।